Good evening, everyone. Good evening, everyone. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी, अस्सलाम सर जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है जी? वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस सर, आ रही है आवाज जी, वेरी क्लियर गुड। आवाज आ रही है। इनफैक्ट मैं तो, आपको पता है, मैं तो पूरे 5 o'clock, लेकिन आज कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम था, फिर मुझे फोन करना पड़ा एडमिन को कि ये क्यों नहीं हो रही स्टार्ट मीटिंग। तो लेकिन अब हो गई है, शुक्र है खुदा का। ठीक है, तो मैं टेक्नोलॉजी के कुछ, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के फायदे हैं जी, गुड इवनिंग, वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ये समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स आर बियॉन्ड ह्यूमन एक्सेस, वो टाइम, इसलिए आप लोग, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि जी क्या क्लास आज नहीं होनी। क्लास हर सूरत होनी है, ऑनलाइन क्लास का तो मसला ही कोई नहीं होता। ठीक है, लिहाजा चलें, आज हम जल्दी से, मैं आपके माइक्रोफोन्स म्यूट कर रहा हूँ, फिर हम शुरू करते हैं अपना आज का काम। चल, ये तो हमारा कल का काम था, हमारी आज की। कल मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपके लिए जो है वो आउटलाइन जो है वो प्रिपेयर की हुई है। आपको पता है सबको कि मैंने आपको बताया था कि जी ऐसे से पहले कोर्स आउट, ऐसे की आउटलाइन होती है। इससे पहले कि मैं आपको आउटलाइन का सैंपल दिखाऊं, ऐसे लिखने के लिए हम वापस जो ऐसे और आउटलाइन वाली स्लाइड्स हैं उस पे जाते हैं, ताकि वहां से हम जब इसको शुरू करके आए तो फिर आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। तो जरा इसको लोड हो लेने दीजिए, तो फिर मैं इसको करता हूँ। अच्छा, आप में से कोई एक स्टूडेंट था या थी जिसने मुझसे कहा था जी कि वोकैबुलरी के लिए कुछ मैंने ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए एक्सरसाइजेस के लिए मैंने कुछ लिंक्स बताए थे। वो ये लिंक्स हैं, इनकी एक्सरसाइज करनी है आपने। इनको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम अगर इन वाली स्लाइड्स पे हैं तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्सरसाइजेस आपको इस पे मिल जाएंगी ऑनलाइन, और उसी वक्त आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर ले लें, या जैसे भी आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो आई मूव टू अदर स्लाइड। तो हमारी आज की जो स्लाइड है जिससे हमने शुरू करना है वो ये है। ठीक है जी, ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे के बारे में मैंने आपको बताया था कि अब मैं वो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको फिर बाद में, जिस दिन आपको लिखना दोबारा एक दफा बताऊंगा, तो वो उसके बारे में उस दिन आपको बताऊंगा। ठीक है, कि उसमें उन्होंने क्लैरिटी मांगी हुई है, कोहेरेंस मांगी हुई है, यूनिटी ऑफ थॉट, ऑर्गेनाइजेशन मांगी हुई है, वो सारी चीजें मैं उन पे बहुत आपको डिटेल्ड लेक्चर्स दे चुका हूं। तो ये जो कंपेटिटिव ऐसे है, इसके लिए जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं वो मैं आपको बताता हूं कि ये CSSS is aimed at analyzing critical thinking of the candidate। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है, आपने हर चीज को क्रिटिकली देखना है, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखने हैं, उसकी चीजों को आपस में, जितनी भी रीडिंग्स आपने की हुई हैं, आपने उन सारी रीडिंग्स के साथ उनको देखना है कि इसमें उसकी असेसमेंट करनी है, चीजों की डेफिनेशन देनी है, कंपैरिजंस करने हैं, सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज को देखना है, फिर उनकी बेसिस पे अपना
ओपिनियन फॉर्मुलेट करके फिर अपने ओपिनियन को आप स्ट्रेंथन करते हैं, सब्सटेंशिएट करते हैं विद ऑल द आर्गुमेंट्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी रेड इन द रीडिंग मटेरियल। तो ये जो इनफैक्ट जो क्रिटिकल थिंकिंग है, तो उसमें आपने करना क्या होता है, उसमें आपने इंटरप्रेट करना होता है चीजों को। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? आपने ये देखना होता है कि व्हाट डज द इंफॉर्मेशन मीन, whatever the readings you have done and you have collected the information, what does all that information mean? आप याद रखें कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में जो डिफरेंस है, या ये आपकी इंफॉर्मेशन, ये नोट कर लीजिए किसी जगह कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज कैसे बनती है। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन एक चीज के बारे में आपने कलेक्ट की हुई है, जब आप उस सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो आपका नॉलेज बन जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। फिर आप, और आपने क्या करना होता है, आपने चीजों को इवेल्युएट करना होता है। डज दिस सोर्स कंटेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इज इट रिलायबल? इस लेंस के साथ आप देखते हैं जब आप चीजों को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। जब आप चीजों को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, क्या ये रेलेवेंट है और क्या ये रिलायबल भी है या नहीं है। रिलायबल वो होती है जिसके साथ एविडेंस दी होती है, जिसके साथ कोई रेफरेंस दिया होता है। जिसके साथ कोई रेफरेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती। फिर आप एनालिसिस करते हैं, व्हाट डू द डेटा शो। आपने एनालिसिस में ये देखना होता है कि जो भी डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, वो शो क्या कर रहा है, वो आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा है, उसके अंदर से बात को निकालना जो है वो एनालिसिस करना है। और यही मैं बार बार आपको एनालिसिस के ताल्लुक से बता रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, उनकी बेसिस पे अपना ओपिनियन फॉर्म करना, फिर अपने ओपिनियन को सपोर्ट करना, तो ये इनफैक्ट एनालिसिस का प्रोसेस है। फिर डिफाइन, ठीक है, आपने चीजों को, इस इंफॉर्मेशन में से आपने चीजों को डिफाइन करना होता है। इसमें आप क्या देखते हैं, जब डेफिनेशन देने लगते हैं या बनाने लगते हैं या पढ़ रहे होते हैं कि व्हाट इज द इशू, कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डू आई हैव टू से अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हाउ शुड आई से इट। तो आपको ये भी देखना है कि मैं इसमें, इसके बारे में क्या कह सकता हूं और कैसे कह सकता हूं। ठीक है, सो व्हाट एवर यू डिटरमिन, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन इनफैक्ट डिटरमिन्स द फैक्ट्स अबाउट समथिंग। तो आपने चीजों को डिटरमिन करना है, फैक्ट्स को डिटरमिन करके उनके बारे में जो कुछ भी आप कहते हैं वो आप उनको डिफाइन कर। देन कंपेयर, व्हाट आर द अदर पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशंस। जब आपने एसे लिखना है, कंपैटिटिव एसे, ये बहुत जरूरी है कि आप कंपैरिजंस दें, कंपैरिजंस देखें कि ये क्या है, कौन सी चीज क्या बता रही है, कहां पे। ये कंट्रास्टिव ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो आपने जब कंपैरिजन देते हैं, इसको कंपैरेटिव ऐसे भी कहते हैं, कंट्रास्टिव ऐसे भी कहते हैं। आपने एक चीज बुरी दिखाई है तो उसके साथ अच्छी चीज भी दिखाएं, चाहे उसकी लिमिट कैसी भी है। चाहे आप ये दिखा रहे हैं कि बुराई ज्यादा है और अच्छाई कम है, लेकिन उसके बाद हम रिफॉर्म्स की भी बात कर सकते हैं। हर एस्पेक्ट को आपने देखना होता है। देन प्रपोज ए प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट डजंट वर्क। आपने अब सॉर्ट आउट कर लिया है कि कौन सा, क्या एक अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें से कौन सी चीज है जो काम नहीं करने दे रही। अगर सोशल इवल्स हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इवल्स हैं और गुड डोमिनेट नहीं कर रही। ठीक है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। फिर डिस्कशन में क्या होता है, व्हाई एम आई मेकिंग दिस आर्गुमेंट, कि जो भी आपने अपना आर्गुमेंट डेवलप किया, जिसकी बार बार मैं बात करता हूं कि आपने फिर उस सारी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अपना आर्गुमेंट डेवलप करना होता है। तो आप जब आर्गुमेंट डेवलप करते हैं तो फिर उसको सपोर्ट भी करते हैं। आप अपना आर्गुमेंट क्या है आपका और क्यों डेवलप कर रहे हैं, वेयर माइट दिस डिस्कशन गो, और फिर ये इसका फायदा किस किस को होगा और कैसे होगा और किस किस को इन चीजों का नोटिस करना चाहिए। ठीक है जी। देन ऐसे राइटिंग। अब इससे पहले कि हम ऐसे राइटिंग पे आए, तो ऐसे राइटिंग का ये जो है, ये ऐसे राइटिंग का मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन आता है, बॉडी आती है, रिकमेंडेशन आती है और कंक्लूजन आता है। और इससे आगे जो स्लाइड्स हैं, लेट मी चेक देम। ये इंट्रोडक्शन है, नहीं, मैंने किसी जगह आपको करवाया था आउटलाइन। अगर मैंने आपको आउटलाइन नहीं बताई या करवाया नहीं है उसके बारे में, तो जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे याद पड़ता है कि मैंने, जी ये पीछे स्लाइड्स मुझे मिल गई हैं आउटलाइन की, ठीक है जी। जी ये आउटलाइन मिल गई है मुझे, ठीक है। आप ये जिन लोगों ने पहले किया उनको भी इसका फायदा होगा और उनकी रिवीजन हो रही है, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने ये वाले लेक्चर्स मिस किए थे, उनको भी इसका फायदा होगा। तो आउटलाइन क्या है? वंस अ टॉपिक हैज बीन चोजन, कि जब आपने अपना कोई टॉपिक जो है, आपको 10 टॉपिक्स दिए गए होते हैं, उसमें से आपने अपना एक टॉपिक चुन लिया है, सिलेक्ट कर लिया, आइडियाज हैव बीन जनरेटेड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फ्री राइटिंग, और आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज भी, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली है, ठीक है। और वर्किंग थीसिस जो है, जो थीसिस स्टेटमेंट है आपकी, जो आपका स्टैंस है, जो आपका ओपिनियन है, ठीक है, इस पे भी मैंने बड़ा खूबसूरत आपको एक फॉर्मूला भी बता दिया था कि क्लियर थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, जब वो भी डिसाइड हो गई है, ठीक है। तो अब क्या है, द लास्ट स्टेप राइटर कैन परफॉर्म इन द प्री राइटिंग स्टेज इज क्रिएटिंग एन आउटलाइन। ये सारा कुछ जो आपने किया है, ये प्री राइटिंग फेज में आपने किया है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा था कि आपका अगला स्टेप होता है आउटलाइन, और ये आउटलाइन जो बनाते हैं आप, ये प्री राइटिंग फेज का लास्ट स्टेप होता है। तो आउटलाइन में क्या करते हैं? आउटलाइंस आर एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, ठीक है। इसमें आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन, दे ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड दे फ्री योर माइंड टू फोकस ऑन वन सेक्शन एट ए टाइम। अब आउटलाइन बनाने का, उस वक्त भी मैंने कहा था, आउटलाइन बनाने का फायदा ये होता है कि ये आप यूं समझे कि आप अपना रोड जो है, या आपने अगर रावलपिंडी या इस्लामाबाद या इधर सरगोदा या मुल्तान या कराची बाय रोड जाना है, तो ये आउटलाइन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप अपना रूट डिसाइड करते हैं कि आपने अगर इस्लामाबाद जाना है तो आप वाया हाईवे जाएंगे, यानी जीटी रोड से जाएंगे, या आप मोटरवे से जाएंगे, ठीक है। फिर जब आप इस्लामाबाद के करीब पहुंचे होंगे तो फिर आप कौन कौन सी रोड से होते हुए, मे बी आपके डेस्टिनेशन पे बहुत से रास्ते जाते हैं, लेकिन आपने कौन कौन से रास्ते से होके वहां पहुंचना है, ठीक है, किस जगह आपने कितनी देर का स्टे करना है, ये सब कुछ जो है, ये आप अगर पहले से डिसाइड करते हैं तो आप अपना रूट डिसाइड कर रहे होते हैं। आपने अगर लोकली भी अपने सिटी में कहीं जाना है और उस जगह को 2-3 रास्ते जाते हैं, तो आप एक रूट अपने ज़हन में बना लेते हैं कि अच्छा मैं इधर से यूं जाऊंगा, लेफ्ट वाली फलां स्ट्रीट लूंगा, फलां रोड लूंगा, तो फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो आउटलाइन भी इसी तरह, जब आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो अब आपने नेक्स्ट जो है वो करना क्या है। तो ये हम पहले सीख चुके हैं, आज भी हम एक दफा इसको दोबारा देखते हैं, फिर इसके बाद मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवानी है कि आप आउटलाइंस खुद बनाया करें और चेक करवाया करें। ये देखें नबील, आप ध्यान से सुने, इंट्रो के एंड पे नहीं होती, ये मैं कह रहा हूं प्री राइटिंग का लास्ट स्टेप होता है। अभी इंट्रो तो जब राइटिंग का फेज हम शुरू करेंगे, और इधर इस तरह के क्वेश्चंस मत करें, डिस्ट्रैक्शन होती है। अभी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो सुने जी। और ये जो आउटलाइन होती है, an outline provides a map of where to go with the essay. A well developed outline will show, ये वो बात है जो अभी मैं रूट की एग्जांपल देके आपसे कह रहा था। और what is the thesis of the essay, ये आउटलाइन आपको ये बताएगी कि आपका अपना थीसिस क्या है, आपका अपना ओपिनियन क्या है, आपका स्टैंस क्या है। What is the main idea of each body paragraph, एक जो बॉडी होती है ऐसे की, उसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, तो वो बताएगा
कि जितने आइडियाज आप अपने बुलेट पॉइंट्स में आउटलाइन में, मैं जब अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आउटलाइन कैसे लिखते हैं। जितने आइडियाज हैं उनको आप सीक्वेंस में लिख लेंगे, बुलेट पॉइंट्स के साथ, अल्फाबेटिक ऑर्डर में या नंबरिंग के साथ, या बगैर किसी चीज के आप उनको ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, तो हर जो आइडिया होता है उस पे एक पैराग्राफ आपने छोटा सा लिखना है। तो व्हाट इज द एविडेंस पुट दैट विल बी ऑफर्ड इन ईच पैराग्राफ टू सब्सटेंशिएट द मेन पॉइंट्स। आपके पास जो भी आपका थीसिस है, जो भी आपका आइडिया है, उसके लिए आपके पास जो भी एविडेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए उनका भी जिक्र करेंगे। और अभी जब हम सैंपल देखेंगे तो और भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Then besides an outline allows a writer to categorize the main points। ठीक है, ये मैंने आउटलाइन दिखाने से पहले इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज होती है आउटलाइन में। टू ऑर्गेनाइज द पैराग्राफ्स इनटू एन ऑर्डर दैट मेक्स सेंस। ठीक है, कि पैराग्राफ्स को आपने ऑर्गेनाइज किया है, ये आपको मैंने बताया था ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक स्टेप है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज है। तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के अंदर भी जो है वो सीक्वेंस होना चाहिए कि किस किस सीक्वेंस से आप रख रहे हैं, टू मेक श्योर दैट ईच पैराग्राफ और आइडिया कैन बी फुली डेवलप। और ये आउटलाइन जो है वो आपको ये भी अलाउ करती है कि आप ये इंश्योर करें कि जो कुछ आप पैराग्राफ फॉर्म में जिस आइडिया को लिखेंगे वो एक फुली डेवलप्ड होगा, उस पे यू हैव गॉट सफिशिएंट मटेरियल एंड एविडेंस टू टू राइट अबाउट। Essentially, an outline helps prevent a writer from getting stuck when performing the actual writing of the essay। तो फायदा क्या होता है आउटलाइन का कि जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो फ्लो ऑफ आइडियाज, एक तो इसमें कोहेरेंस रहती है। आप इनकोहेरेंट, ये नहीं होता कि जो कुछ ज़हन में उस वक्त आ रहा है आप वो ऐड करते जा रहे हैं। और मैंने बताया था कि पैराग्राफ में यूनिटी ऑफ आइडिया का जो कॉन्सेप्ट है या जो प्रिंसिपल है उसको हम फॉलो करते हैं, लिहाजा बड़ा स्ट्रिक्टली हमने उसको फॉलो करना होता है। फिर आपके जहन में अगर उसके दौरान कोई आइडियाज आते हैं तो एक पाकिस्तानी स्टाइल की है कि लोग लिखते चले जाते हैं और वहां पे ही उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। आउटलाइन आपको हेल्प करती है कि आपने एक जो रूट सेट किया है और अपने एग्जामिनर, समझे आपने आउटलाइन जो वहां लिख दी है वो आपने एक रोड मैप या रूट जो है वो सबमिट करवा दिया। अब आप उससे आगे पीछे नहीं हो सकते, आपने उसी सीक्वेंस को उसी तरह से फॉलो करना है। अब आउटलाइन की कंसिडरेशंस क्या होती हैं, ये मैंने खैर उस वक्त बताया था कि आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको सेकंड आंसर बुकलेट जो है वो दे दे। आप उसके लास्ट पेज पे जाएं और ऊपर लिख दें आप, ठीक है, कोई पेंसिल या पेन से आप लिख दें कि ये रफ वर्क है जिसके लिए आप चूज कर रहे हैं। एंड इसेंशियली आप उसको एंड पे आप उसको काट देंगे। जब आप अपनी एक रफ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज ले रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर उनको सीक्वेंस भी वहां कर लें। आप दूसरी जो आंसर बुक है उसके आखिरी 2-3 पेजेस को इस काम के लिए यूज कर सकते हैं रफ वर्क लिख के, लेकिन एंड पे उसको क्रॉस करना मत भूलिए, उसको जरूर क्रॉस कीजिए। ठीक है, इस स्लाइड पे बस यही एक आपको इंस्ट्रक्शन देनी थी। देन your outline should not be longer than 2.5 pages। 2.5 सफ़ों से ज्यादा कोशिश करें कि आपकी ये आउटलाइन ना हो। एंड कैन आइडियली बी 2 pages लॉन्ग। आइडियली इसको 2 pages का होना चाहिए। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम लॉन्ग आउटलाइंस। अगर आप 6-6, 7-7 सफ़ों की आउटलाइन तो वहां ही आप बोर कर देते हैं और हर तरह का मटेरियल, हर तरह की बात आपने उसमें, सिर्फ आपने मीनिंगफुल आइडियाज उठाने और उन्हीं पे पैराग्राफ्स लिखने हैं। जिनकी कोई अहमियत नहीं है, ट्रिवियल आइडियाज, ठीक है, जो हैं वो ऐड नहीं करने, बल्कि सिर्फ जो मीनिंगफुल और इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उनको करना है। देन make sure you include the main examples that you will be using in your essay in your outline। ठीक है, जो मेन एग्जाम्पल है उसकी उसको आपने अपनी आउटलाइन में, जो मेन एक एग्जाम्पल है या आर्गुमेंट्स है, उनको आउटलाइन में आपने ऐड करना है। देन जी, अब मैं आपको आगे जो है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पे मैंने लेक्चर दिया था और
लेकिन इसके बाद अब मैं डायरेक्टली आपको इसका सैंपल दिखाना चाहता हूं कि आपकी जो आउटलाइन है वो किस तरह की होनी चाहिए और उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी। ये देखें जी, ये एक आउटलाइन किसी स्टूडेंट ने बनाई हुई है, ठीक है, और इसको मैंने डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा करने की कोशिश की है ताकि आपको फॉर्मेट समझ आ जाए। टॉपिक है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। अब इंट्रोडक्शन आपने अपनी आउटलाइन में सबसे पहले नंबर देना है कि नंबर 1, वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। फिर आप इंट्रोडक्शन मैंने लिखना सिखाया हुआ है और एक दफा फिर मैं आपको अगले आने वाले दिनों में इंट्रोडक्शन पे एक दफा फिर लेक्चर दूंगा, फिर आपको ये दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इंट्रोडक्शन के बाद आपके अगले जो सेकंड पॉइंट है वो है द स्टेटस ऑफ वुमेन बिफोर इस्लाम एंड इन अदर रिलीजन्स, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। अब ये जो है स्टेटस ऑफ वुमेन बिफोर इस्लाम इन अदर रिलीजन्स, इसके अंदर आपने और दिखाना है कि औरत का अरब में क्या स्टेटस था, रोमन एम्पायर्स जब थे उस वक्त क्या स्टेटस था, हिंदुइज्म में क्या स्टेटस था, बुद्धिज्म में क्या स्टेटस था। जब आपने इन सारों पे हिस्टोरिकली एक एक पैराग्राफ लिखना है तो फिर ये 2 के बाद आप इस तरह से डैश डाल के आगे बताएं ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता हो कि अच्छा आपका मेन जो फोकस होगा वो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे होगा। आप दिखा रहे हैं वो यहाँ पे इंप्रेस हो जाएगा कि अच्छा कि भाई इसकी बड़ी स्टडी है, बड़ा अच्छा। आपकी बाकी ग्रामर और कंटेंट तो बाद में देखेगा, पहले तो वो आउटलाइन देख के अपने जहन में आपका जो इंप्रेशन है वो ड्रॉ करेगा। फिर उसके बाद आप जब ये खत्म होगा तो अगला जो पॉइंट आपके जहन में था वो था स्टेटस ऑफ वुमेन एज ग्रांटेड बाय इस्लाम, कि इस्लाम औरत को क्या स्टेटस देता है। अब इसके अंदर आपने डिफरेंट स्टेटस जो है औरत के, यानी औरत का स्टेटस इन हाउस, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है। जब वो घर में है तो एज ए मदर उसका क्या स्टेटस है, एज ए सिस्टर क्या है, एज ए वाइफ क्या है, एज ए डॉटर क्या है। इन सारों पे एक एक पैराग्राफ आपने लिखना है, ठीक है, कि वो इस्लाम उनको क्या स्टेटस देता है उनके डिफरेंट जब रिलेशनशिप्स में। फिर इस्लाम उनको सोसाइटी में क्या स्टेटस देता है, स्टेटस इन सोसाइटी। उसके अंदर फिर डिफरेंट चीजें हैं कि राइट टू लाइफ, उसका इस्लाम के अंदर राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू ऑनर एंड डिग्निटी क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग कॉन्जुगल रिलेशंस क्या है। देन स्टेटस इन स्टेट, कि रियासत के अंदर उसका स्टेटस क्या है जो इस्लाम ने उसे दिया। ये देखें, ये सारी वो बातें हैं जो पॉइंट नंबर 3 में आपने डिस्कस करनी थी, लेकिन आपने उनको बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे से यहाँ लिख दिया। इसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसी सीक्वेंस को, इसी ऑर्डर को आपने अपने एसे में फॉलो करना है। वेयर राइट टू एंजॉय फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, राइट टू एंजॉय सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट। अब आपने देखा है कि यहां उसने डैश डाल के तो आगे किया हुआ है, अपने पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसके अलावा और ऑप्शंस भी आपके साथ होती हैं, आपके पास होती हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं। यानी आप ये नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे दिया गया इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखें कि अब 2, तो फिर ये थोड़ा सा इसको ये इसमें मैं ठीक कर दूं, ठीक है। ये पहले नंबर 1 था, अब ये 2 है, नीचे वाला 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3, फिर 2.4, और 2.4 पे आके उसके ये वाला जो पॉइंट है इस पे खत्म हो गया। अब तीसरा पॉइंट उसका शुरू हुआ है, तो तीसरे पॉइंट में फिर वो 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे चल के 3.5, ठीक है जी, फिर 3.6,
3.7 और फिर इधर 3.8 एंड देन 3.9। ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये भी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैटेगरीज इस तरह से भी आप बना सकते हैं। देन एक और भी ऑप्शन होती है आपके पास, और वो ऑप्शन है, ये देखिए एबीसी में भी अल्फाबेटिकली भी हो सकते हैं कि आपका 2 जो है, ठीक है, 1 इंट्रोडक्शन टू the status of women before Islam and in other religions, and then A, B, C, D. 3 के बाद then again A, B, C, D, then again A, B, C, D, then again A, B, C, D. तो ये इस तरह से आप अपनी जो आउटलाइन है उसकी नंबरिंग, ये तो शुरू के चंद एक पॉइंट्स जो हैं उनको मैंने उठा के तो आपके सैंपल के तौर पे दिखा है। अदरवाइज इसके आगे भी मजीद आप पॉइंट्स जो भी उसके होंगे वो ऐड। अब मैं आपको एक आउटलाइन दिखाता हूं जो एक स्टूडेंट ने यूज की है, जो बनाई है। मैं इन स्लाइड्स से हट के मैंने वो ओपन करके रखी है। मैं टाइम तो ऑलमोस्ट हो चला, लेकिन ये जरूरी है कि मैं वो स्लाइड आपको, वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊं। जी, ये डॉक्यूमेंट अगर आप सबको नजर आ रहा है तो आप प्लीज यस लिखिए। आप चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। शाबाश। अब देखिए इसमें जो टॉपिक है, इसमें जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी इज नो मोर वल्नरेबल इन पाकिस्तान। इंट्रोडक्शन है। सेकंड है एन ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, नीचे देख लें, डैश दे के उसने सारे पॉइंट्स जो वो लिखेगा, यानी उसका पहला पैराग्राफ ही इस पे होगा एन ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। इस पे 2 लाइनें लिख के, 2-4 लाइनें लिख के फिर नीचे वो मेन आइडियाज पे आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आगे पहला द गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर इन फर्स्ट 9 years, इस पे वो कॉम्प्रिहेंसिव एसे एक पैराग्राफ लिखेगा। फिर मार्शल लॉ ऑफ जनरल अयूब खान, इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ लिखेगा। यानी ये जितने आइडियाज दिए हुए हैं उसने, इन सारों पे एक एक पैराग्राफ लिखेगा। फिर नीचे नंबर 3 है। इसी तरह से ये पैराग्राफ्स जो हैं ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये इन वाले पॉइंट्स पे पैराग्राफ लिखेगा। फिर 4th है तो 4th वाले जितने भी हैं, उन जितने पॉइंट्स इसने दिए डैश के बाद, इन सारों पे वो एक एक पैराग्राफ लिखेगा। फिर नंबर 5 है तो नंबर 5 पे इन सारों पे वो एक एक पैराग्राफ लिखेगा। और फिर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन से पहले फिर आपने रेकमेंडेशंस भी देनी होती हैं ऐसे में। तो जो भी इसकी रेकमेंडेशंस हैं, देखें नंबर 6 पे कंक्लूजन से पहले इसने रेकमेंडेशन लिखी हुई है, या आउटलाइन में आपने इंक्लूड करने वाले रेकमेंडेशंस फॉर द फ्यूचर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यही जो हेडिंग है इसी को आपने टॉपिक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है और नीचे थोड़ा सा लिख के फिर ये जितनी रेकमेंडेशंस होंगी, इंट्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, याद कर लें। ये किसी पेज पे लिख के तो अपनी पॉकेट में रख लें या अपने घर में कहीं लगा लें, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार ये क्वेश्चन करते हैं, बार बार बताने के बावजूद कि एसे में, वो चाहे क्लास 5 का एसे है चाहे वो CSS का एसे है, हेडलाइंस नहीं होती, हेडिंग्स आपने नहीं देनी, सब हेडिंग्स नहीं देनी। हाँ, कोटेशंस आपने देनी है, जो रेलेवेंट कोटेशंस हैं। आप कंफर्म है कि इसी शख्स ने ये कहा हुआ, यही इसका सोर्स है, तो आप रेफरेंस दें, साइटेशंस करें, आप कोटेशंस दें। और रेकमेंडेशंस कंक्लूजन से पहले होंगी। लाइक अगर ये 7 पॉइंट्स हैं रिकमेंडेशंस के, तो इसका मतलब है कि 7 शॉर्ट पैराग्राफ्स होने हैं आपके। आपने जो 2500 to 3000 वर्ड्स का जो हदफ है उसको ज़हन में रख के फिर पैराग्राफ्स की लेंथ जो है वो अपने, एंड एट द एंड देयर विल बी ए कंक्लूजन। कंक्लूजन उस वक्त आपको मैंने बताया था कैसे लिखना है, जब दोबारा मैं ऐसे राइटिंग पे जाऊंगा तो दोबारा बता दूंगा। अभी हमारा टाइम हो चुका है, कल एक आउटलाइन और आपको दिखाऊंगा।
ठीक है, फिर उस पे भी हम बात करेंगे। अभी चैट बॉक्स में आपने कुछ पूछना है, होपफुली आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। जी, अगर अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं कल जब दोबारा इसको शो करूंगा। जी कैसर अब्बास, 3000 वर्ड्स होते हैं, 2500 टू 3000 वर्ड्स होते हैं। तो फिर जब मैं कल ये स्लाइड्स दोबारा दिखाऊंगा तो आपने इसका स्क्रीनशॉट, पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी आगे चल के बाकी बात होगी। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, लेकिन अब वो क्वेश्चन आप पूछें जो इरिटेटिंग होते हैं। ओके, ये थैंक यू, ये वो, इससे पता चल रहा है कि आप सबको समझ आ गई है। नहीं जी, ये डिपेंड, अलीशा मकसूद ने पूछा है। जी नहीं, हेडिंग तो होनी नहीं है, सब हेडिंग्स भी नहीं होनी है, लिहाजा मैंने कहा बार बार वो क्वेश्चन मत पूछे जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। ठीक है, कोई हेडिंग नहीं ऐसे में होती, कोई सब हेडिंग नहीं होती। जी, थैंक यू वेरी मच, होपिंग टू सी यू ऑल टुमारो फ्रॉम माय साइड, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल बातें होंगी बाकी, एक और आउटलाइन है इसके आगे ही इसी पेज पे मैंने रखी हुई है, वो कल जो है खुदा के फजल से आपको दिखाएंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।